नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल इंडियन आयुर्वेदिक डॉक्टर पर। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त MKS मईसनी। दोस्तों आपका प्यार और सपोर्ट बनाए रखने के लिए धन्यवाद। ठीक है, आपने मेरे चैनल को इतना सपोर्ट इतना प्यार किया। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, अपने दोस्तों अपने फ्रेंडों के साथ शेयर कीजिए। आप देख रहे हैं पदार्थ विज्ञान का सिलेबस वाइज वीडियो देख रहे हैं। अगर आपको अन्य सब्जेक्टों जैसे एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, संस्कृत, अष्टांग नृत्य के वीडियो देखने हैं सिस्टमेटिक तरीके से, सिलेबस वाइज तरीके से, तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाइए और वहाँ पे देख सकते हैं। आपको वहाँ पे सारे वीडियो मिल जाएंगे। आपको हो सकता है इस वीडियो में आगे स्क्रीन पे थोड़ा कम दिखाई दे क्योंकि ये ऑनलाइन क्लास की रिकॉर्डिंग है। आपको जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहे नोट्स आपको चाहिए तो आपको मुझसे कांटेक्ट करना होगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे मेरे एक व्हाट्सएप ग्रुपों के, आप उनमें ज्वाइन हो जाइए। आप मुझे मैसेज कीजिए पर्सनल, आपको नोट्स मिल जाएंगे। मैसेज करने से पहले आपको मैं बता दूं नोट्स पेड हैं, आपको पे करना होगा। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं, वीडियो कंटिन्यू करते हैं। आज करेंगे हम समवाय निरूपण। देखो ये BMS फर्स्ट ईयर के जो पदार्थ विज्ञान है उसका फर्स्ट पेपर का लास्ट टॉपिक है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट समवाय निरूपण। 10 नंबर में से मिनिमम 5 नंबर में तो आता ही है, लेकिन कभी कभी 10 नंबर में भी क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है तो स्टार्ट करते हैं समवाय निरूपण। इसकी परिभाषा देखो। परिभाषा को समझने के लिए आपको पूरा चैप्टर ही समझना होगा। चैप्टर सब समझ में आ जाएगा पूरा तो परिभाषा समझ में आ जाएगी। इदह मिति यत कार्यकरणों से समवाय, वैदिक दर्शन की परिभाषा है ये कि इदे ही मिति यथ कार्य कारणों से समवाय। यह इदम यानी इनमें यह है, मतलब इसमें यह है कि जो समवाय है इसमें ये होता है, एक्चुअली में ये होता है, ऐसा बोल रहा है कि ये इत यानी ऐसा खतन, कि ऐसा खतन है, इसमें ऐसी परिभाषा है। क्या परिभाषा है? जहाँ कारण व कार्य, यह इसमें मतलब जहाँ कारण किस वजह से कार्य हो रहा है और जो कार्य हो रहा है वो, यह इसमें मतलब जो कार्य है उसमें। ठीक है, यहाँ पे कार्य लिख दिया अलग से या फिर इसमें, जो भी बात है मैं समझाऊंगा एग्जाम्पल से। ऐसा खतन किया जाए वह समवाय है। अर्थात देखो कुछ समझ में नहीं आएगा, देखो एक्चुअली में समझो इस बारे में पूरे स्टडी करता हूँ फिर आपको समझाऊंगा। अर्थात कार्य व करण का एक दूसरे में अंतर्भाव होना समवाय है। कार्य व कारण, जो अपन किस वजह से कारण, मतलब जिस वजह से जो कार्य होता है वो कारण, और जो कार्य हो रहा है दोनों अंतर्भाव, दोनों में पता ही नहीं चल पा रहा कि कौन कारण है कौन कार्य है, मतलब दोनों समाहित हो गए, अंतर्निहिल हो गए, दोनों मिल गए, पहचान करना मुश्किल है दोनों में, वो समवाय है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल समझो, जो बुक में दिया है वही एग्जाम्पल आपको समझा देता हूं कि जैसे मिट्टी रूप कारण, मिट्टी क्या है? कारण बनती है किसके लिए? घड़े बनाने के लिए। मिट्टी होगी तो ही तो घड़ा बनेगा। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि मिट्टी रूप कारण में घट रूप कार्य, घट रूप मतलब घड़ा, घड़ा का रूप बना किससे? बना मिट्टी से। ठीक है, तो वो ये है। या फिर मिट्टी रूप कारण जिस संबंध से वर्तमान है, जिस मतलब घड़ा बना उसमें क्या होती है? मिट्टी तो होती है। मिट्टी नहीं होती तो घड़ा नहीं बनता। घड़ा किससे बना? मिट्टी से बना है। तो ये दोनों समाहित हो गए, घड़े में भी तो मिट्टी है। आप बता सकते हो कि भाई ये मिट्टी है ये घड़ा, दोनों समाहित हो गए, मिट्टी से घड़ा बनता है। लेकिन कार्य और कारण, मतलब जो कार्य और कारण था दोनों अंतर्हित हो गए। जैसे अपन घड़ा है, अपने पानी का घड़ा देखा आपने? मिट्टी का घड़ा होता है जिसमें पानी ठंडा रहता है, शीतल रहता है। उसमें आप बता सकते हो कि ये हिस्सा तो मिट्टी है, ये हिस्सा घड़ा है? नहीं बता सकते। दोनों कारण और कार्य अंतर्निहित हो गए। आप उसको पूरा ऐसे बोल भी सकते हो कि ये मिट्टी का ढेला एक तरीके से। ठीक है, आप उसको ऐसे बोल सकते हो ये घड़ा है, बोल सकते हो ना, क्योंकि ये मिट्टी का ही तो है पूरा। इसमें क्या कार्य क्या कारण, दोनों समाहित हो गए, दोनों मिल गए। अभी आपको समझ में नहीं आएगा ये परिभाषा, लेकिन मैं समझाऊंगा धीरे धीरे। जैसे जैसे अपन आगे लक्षणों पे करेंगे स्टडी तो आपको ये समझ में आ जाएगी परिभाषा ये बोलना क्या चाहता है, किन पदार्थों की बात कर रहा है, किस तरीके से कार्य और कारण अंतर्भाव होते हैं। तो इसकी परिभाषा आपको याद रखना है कि जहाँ कारण व कार्य दोनों अंतर्भाव हो जाए, दोनों समाहित हो जाए, उसे समवाय कहते हैं। क्लियर? अब देखो लक्षण। अभी आपको मान लो कोई बात नहीं, डाउट है परिभाषा में, कोई बात नहीं,
जैसे ही चैप्टर धीरे धीरे पूरा होता है ना ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये जो परिभाषा दी थी ना बुक में भी लास्ट में दी है, लेकिन अपन को क्या होता है सिस्टमेटिक तरीके से स्टडी करानी होती है, इसलिए परिभाषा को पहले लिखिए। अब देखो लक्षण, अप्रत्यज्ञ भाव, दो वस्तुओं का अलग न रहने, देखो न लिखा हुआ इसमें, तो इसको याद रखना, अंडरलाइन कर लो न को। दो वस्तुओं का अलग न रहने का संबंध, दो वस्तुएं ऐसी जिनको मतलब अलग नहीं कर सकते, कभी अलग नहीं कर सकते, आप चाहकर भी अलग नहीं कर सकते, वो समवाय है। भूमि से गुरुत्व का संबंध, आप ऐसे कर सकते हो कि जो वहां पे भूमि हो और वहां पे गुरुत्वाकर्षण नहीं हो, कर सकते हो कुछ ऐसा। अगर भूमि है मतलब पृथ्वी है तो गुरुत्वाकर्षण होगा, मतलब पृथ्वी है तो उसमें वजन होगा, भारी होगी, ये नेचुरल है, होगा ही, इसको आप अलग नहीं कर सकते हो। ऐसे नहीं कि नहीं मैंने कोई प्रोसेस किया, मैंने कोई क्रिया की, इससे इसका गुरुत्वाकर्षण मैंने खत्म कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नित्य, दो वस्तुओं के मध्य समवाय संबंध नित्य होता है, अर्थात ऐसा घनिष्ठ संबंध जो कभी उत्पन्न हुआ ही नहीं, जो न कभी उत्पन्न हुआ न ही नष्ट होगा, मतलब ऐसा संबंध, ऐसे नहीं कि भाई ये उत्पन्न हुआ ये उत्पन्न, अपन को पता है दोनों अलग अलग थे, दोनों मिल गए और बाद में अलग हो जाएंगे, नहीं, नित्य है, जो कभी उत्पन्न ना हुआ हो ऐसा संबंध, मतलब शुरू से ही जन्म से ही दोनों साथ हैं, नेचुरल है मतलब वो, और साथ ही नष्ट होंगे। कैसे? जो ऐसा घनिष्ठ संबंध जो कभी उत्पन्न ना हो और नहीं नष्ट होगा। नष्ट का मतलब ये मत समझना कि आप ये कि खत्म ही नहीं होगा, ये नष्ट का मतलब ये है कि दोनों कभी अलग अलग नष्ट नहीं होंगे, अगर वो साथ है तो साथ ही रहेंगे लाइफ टाइम, जितना भी उनका साइकिल है। जैसे कि अपन, मैं इसको एग्जांपल से समझाता हूँ कि द्रवों में गुण, अग्नि में उष्णता, ये सारे यहाँ पे बताया है कि एक्चुअली मैं एक समझाता हूँ, मैं इसको एग्जांपल देता हूँ। बुक है, किताब है, ठीक है, इसमें आपके सामने कोई बुक रखी होगी, इसमें पन्ने हैं बहुत सारे। अब पन्नों का और बुक एक तरीके से समवाय संबंध है। किस तरीके से समवाय संबंध है कि आप बोलोगे कि सर जी मैंने मान लो कि एक एक पेज फाड़ दिए, पेज फाड़ दोगे आप, खत्म कर दोगे पेजों को, तो बुक ही समाप्त हो जाएगी, बुक नष्ट हो जाएगी। ऐसे तो हुआ ही नहीं कि भाई पेज नष्ट हो गए बुक समाप्त नहीं हुई। नष्ट होने का मतलब ये है यहाँ पे कि इसका मतलब ये समझो आप कि दो वस्तुओं के मध्य समवाय संबंध नित्य होता है, अर्थात ऐसा घनिष्ठ संबंध, ऐसी दोस्ती, घनी यारी, ठीक है, जो न कभी उत्पन्न हुई, मतलब जन्म से ही, उसका जब भी फॉर्मेशन हुआ था तब दोनों साथ में ही थे। अगर दोनों का फॉर्मेशन हो रहा है तो दोनों साथ में होंगे और दोनों नष्ट होंगे, दोनों साथ में नष्ट होंगे, मतलब बीच में ऐसे दगाबाजी नहीं होगी, ठीक है, वो बोलना चाह रहा है ये कि दो वस्तुओं के मध्य समवाय संबंध नित्य होता है, अर्थात ऐसा घनिष्ठ संबंध जो न कभी उत्पन्न हुआ और न ही नष्ट हो, मतलब ना कभी नष्ट होगा ना कभी उत्पन्न हुआ। सिंपल सी बात ये, कहने का मतलब ये है कि बीच में नहीं, साथ नहीं छोड़ते, दगायारी नहीं करते एक दूसरे से, मतलब धोखेबाजी नहीं करते, अगर साथ है तो साथ ही रहेंगे। नष्ट होने का मतलब ये है यहाँ पे, ओके। उदाहरण, द्रवों में गुण, जैसे कि अब मान लो आप बोलो कोई एग्जाम्पल समझो इसके। द्रवों में गुण, कोई मतलब अपन देखो शुरू से पढ़ रहे हैं, पहले अपन ने दर्शन स्टडी किया था, फिर द्रव के बाद में गुण भी स्टडी किया था। द्रवों के अंदर ही तो गुण रहते हैं, मतलब द्रव के अंदर गुण किसको कहते हैं? जो द्रव में आश्रित रहता है, मतलब द्रव के अंदर निहित रहता है। ऐसा थोड़ी है कि मान लो कोई द्रव है उसमें कोई गुण ना हो, ऐसा कभी हुआ ही नहीं हो। अगर द्रव है तो उसमें कुछ ना कुछ तो गुण होगा ही, उसको अलग नहीं कर सकते। अगर द्रव नष्ट हो गया तो वो भी नष्ट हो गया, सिंपल सी बात ये है। जैसे कि सामने कोई औषधि है, जैसे कि अश्वगंधा है, ठीक है, द्रव है, अश्वगंधा एक द्रव है, मतलब औषधि है, औषधि प्लांट है, अश्वगंधा तो आपने सुना होगा, ठीक है। अब उसमें बहुत सारे गुण हैं, जैसे कि कुछ भी मान लो बहुत सारे, कि अपनी तरोताजा लाता है, उसका मतलब अपने वाजीकर को औषधि के रूप में मान लो। अगर द्रव्य है, अश्वगंधा है, तो वो गुण भी होंगे उसमें, डेफिनेटली नेचुरल है, क्योंकि उसके जन्म के साथ ही थे। ऐसे थोड़ी है कि भाई अश्वगंधे से उन गुणों को नष्ट कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर वो अश्वगंधा नष्ट हो गया तो गुण भी नष्ट हो जाएंगे। तो सात बात यह है इसका। अग्नि में उष्णता, अग्नि में उष्णता, अग्नि में उष्णता का मतलब ये है कि अग्नि है तो उष्णता है। ऐसे थोड़ी है कि भाई अग्नि में उष्णता बाद में ऐड की गई है, अग्नि में शुरू से ही उष्णता है। अग्नि समाप्त तो उष्णता समाप्त, कहीं पे आग लग गई, ठीक है। अग्नि है तो वहां पे गर्म टेम्परेचर हो जाता है ना,
तो ऐसे थोड़ी है कि भाई गर्म टेम्परेचर खत्म हो गया और अग्नि अग्नि जल रही है, नहीं। अगर उष्णता खत्म तो अग्नि खत्म, अग्नि खत्म तो उष्णता खत्म। अब इसमें अंतर्भाव हो गया दोनों का, किसी एक चीज की समाप्ति तो दोनों को इंगित कर रही है। मतलब आप कुछ भी बोल दो, बात एक ही है कि भाई अग्नि समाप्त हो गई तो उष्णता समाप्त हो गई, उष्णता समाप्त हो गई तो अग्नि समाप्त हो गई। ऐसा थोड़ी हुआ कभी अग्नि समाप्त हो गई लेकिन उष्णता समाप्त नहीं हुई। अग्नि में उष्णता का मतलब ये नित्य आपस में अपना अंतर्भाव रहता है दोनों का, कि इनको कभी अलग नहीं कर सकते। अगर ये दोनों उत्पन्न हुए तो साथ उत्पन्न होंगे, नष्ट होंगे तो साथ नष्ट होंगे। सिंपल सी बात ये। तो ये लक्षण, इसके दो लक्षण है इसमें, पृथक भाव मतलब कभी अलग नहीं होगा, और दूसरा नित्य, इन्हें नित्य बोला गया है। अब देखो तीसरा, समवाय अयुत सिद्ध पदार्थों में पाया जाता है। समवाय है ना, जो अपन समवाय तो स्टडी कर रहे हैं, तो अयुत सिद्ध पदार्थों में पाया जाता है। देखो इसको अंडरलाइन कर लो और नीचे स्टार मार्क भी लगाए, ध्यान से सुनो। अयुत सिद्ध पदार्थ किन्हें कहते हैं? कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन डिफिकल्ट आ जाता है, तो इसकी परिभाषा आपको याद होनी चाहिए। और जब आप लिखो समवाय के बारे में, समवाय की परिभाषा और समवाय के लक्षण, तो आपको इसको मेंशन करना जरूरी है कि समवाय अयुत सिद्ध पदार्थों में पाया जाता है। अब ये आपने नाम ले तो लिया, लेकिन इसको समझाओ तो सही। अयुत सिद्ध पदार्थ होते कहते हैं जिन दो पदार्थों के बीच एक अविनाश की अवस्था में हो, कभी नष्ट ना हो सके, कभी नष्ट ना हो सकता, दूसरे पदार्थ पर निर्भर हो, वह दोनों पदार्थ अयुत सिद्ध कहलाते हैं। अर्थात परस्पर आश्रित ऐसे द्रव जो विनाश को प्राप्त नहीं होते अयुत सिद्ध हैं। ये साथ साथ उत्पन्न होते हैं, वह साथ साथ ही रहते हैं। ये तीसरी लाइन जाके आपको समझ में आई होगी कि ऐसे अयुत सिद्ध पदार्थ वो हैं, अगर उनका उत्पन्न हो रहे हैं ना तो साथ साथ उत्पन्न होंगे। जैसे कि बुक बन रही है, अब बुक बन रही है तो उसमें पन्ने ऐड होते जाएंगे, पेज ऐड होते जाएंगे, धीरे धीरे बहुत सारे पेज इकट्ठे हुए तो बुक बन गई। बुक बनी, अब पन्ने खत्म कर रहे हैं, हटा रहे हैं वहां से, तो बुक नष्ट हो रही है। ऐड भी साथ हो रही है, मतलब उत्पन्न भी साथ हुए तो नष्ट भी साथ ही होंगे। तो सिंपल सी बात यह है कि जिन दो पदार्थों के बीच एक अविनाश की अवस्था में हो, कभी नष्ट ना हो सके तथा दूसरे पदार्थ पर निर्भर हो, वह दोनों पदार्थ अयुत सिद्ध कहलाते हैं। ये बहुत हाई लेवल की डेफिनेशन है तर्क संग्रह के अनुसार। इसको समझने के लिए यही है, तीसरी लाइन लिख रखी है ना, जो क्या कि जो हमेशा साथ रहते हो, उत्पन्न होने की स्थिति में, नष्ट होने की स्थिति में, जीवन यापन करने के समय कभी उनको अलग नहीं कर सकते। ऐसे अयुत सिद्ध पदार्थ मतलब जिनको कभी अलग नहीं किया जा सके। ठीक है, ऐसा और ऐसा थोड़ी है कि भाई युत सिद्ध, एक तो होता है अयुत सिद्ध, एक होता है युत सिद्ध। युत सिद्ध में क्या होता है कि दो वस्तुएं अलग अलग रहती हैं लेकिन बाद में आके मिलती हैं, तो बाद में आके उनका योग होता है, संयोग होता है। लेकिन अयुत सिद्ध में मतलब शुरू से ही, जब से उनका फॉर्मेशन हुआ है, जब से उनका निर्माण हुआ, दोनों साथ रहते हैं, साथ ही जीवन यापन करते हैं, साथ ही नष्ट होते हैं। इनको कभी अलग नहीं कर सकते, चाह कर भी अलग नहीं कर सकते। अगर चाह कर किसी एक गुण को या किसी को नष्ट करने की कोशिश की तो वो पदार्थ ही समाप्त हो जाएगा। ये इसके तीन लक्षण। चौथा देखो, आधार का आधे से प्रत्येक न होकर रहने का संबंध असमवाय संबंध है। नहीं, वो समवाय संबंध है। आधार का आधे से पृथक न होकर रहने का संबंध समवाय संबंध है। बहुत सारे आचार्यों ने अलग अलग डेफिनेशन दिए। अब इसमें पहली जो अपन ने शुरुआत में परिभाषा में की थी ना, कि कारण और कार्य का अंतर्भाव। अब इसमें क्या है कि आधार का आधे से पृथक न होकर रहने का संबंध समवाय संबंध है, कि जो भी वेश है उसमें कोई क्रिया हो रही है, मान लो अब एग्जांपल बताऊंगा क्रिया कैसे होगी, कैसे क्या होगा। आधार का आधे से पृथक न होकर रहने का संबंध, जैसे कि मान लो कि वायु है, ठीक है, वायु का मुख्य क्रम क्या है? गति, चलना। अब ऐसे थोड़ी है कि भाई वायु अलग रह रही है, चलना वाला क्रम अलग है, नहीं, दोनों एक साथ रहते हैं। पृथक न होकर रहने का संबंध, अगर अलग हो गए तो वो समवाय नहीं है, उनको चाहकर भी अलग नहीं कर सकते। अपने शरीर में जितनी भी गति है वात दोष की वजह से। चंचलता कौन लेके आता है? वायु महाभूत, वात दोष। अगर इसमें चंचलता नष्ट कर दी तो वात दोष नष्ट हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो ये बोल रहा है कि आधार का आधे से प्रत्येक न होकर रहने का संबंध, मतलब दोनों को अलग नहीं कर सकते। वही बात है, 100 बात की एक बात,
कि ये एक ही बात को प्रदर्शित करता है जिसको कभी अलग नहीं किया जा सकता, आप चाहकर भी अलग नहीं कर सकते, वो समवाय संबंध है। आप इसको अलग अलग आचार्य आएंगे, जैसे कि मैंने अब इसको ऐसे समझाया, अलग आचार्य आएगा, जैसे कोई आपके टीचर, आपके कॉलेज के प्रोफेसर, लेक्चरर जो पढ़ाएंगे वो आपको अलग तरीके से थोड़ा मॉडिफिकेशन या फिर एग्जाम्पल अलग देंगे, बात एक ही बताएंगे, 100 बात की एक बात कि जिसको कभी अलग नहीं किया जा सकता। जैसे कि मनुष्य से मनुष्यता को, मनुष्यत्व को अलग नहीं किया जा सकता, फल से फलत्व को अलग नहीं किया जा सकता, फल है तो उसमें फलत्व भी रहेगा, ठीक है, मनुष्य तो उसमें मानवता भी रहेगी, मनुष्यत्व भी रहेगा, ठीक है। जैसे दुग्ध से दुग्धत्व, दूध में दुग्धत्व है, अन्न से अन्नत्व को अलग नहीं किया जा सकता, वो समवाय है। सिंपल सी बात ये है। अयुत सिद्ध संबंध निम्न में पाया जाता है। अब एग्जाम्पल समझना इसको, तब समझ में आएगा। एग्जाम्पल से सारी चीज क्लियर हो जाती हैं। जैसे कि अवयव और अवयवी, कैसे? यथा कागज अवयव है, मतलब कागज के टुकड़े जिनसे बुक बनती है, अवयव है। किताब अवयवी, मतलब कागजों को एक नियमित तरीके से सही ढंग से जमाया तो अपनी क्या बन गई? किताब बन गई, ठीक है। कागज से किताब को अलग अलग करना असंभव, यदि ऐसा किया जाए तो किताब ही नष्ट हो जाएगी। ऐसा थोड़ी है कि अपन ने कागजों को तो अलग कर दिया, नष्ट कर दिया, किताब सेफ रह गई, कुछ नहीं बचेगा, बस बाहर के पेज और दोनों कवर कवर बचेगा, किताब तो नष्ट हो जाएगी पूरी। तो सिंपल सी बात ये है, अवयव और अवयवी, किसी चीज से मतलब कोई चीज का युक्तान, जैसे घड़ा बना, मिट्टी से मिलकर बना एक संयोग रूप है, मिट्टी को अलग अलग बिखेर दिया, घड़ा ही नष्ट हो जाएगा। ऐसे थोड़ी है कि मिट्टी को तो आपने बिखेर दिया लेकिन घड़ा ऐसा कैसा है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगर वो समवाय संबंध में है, नष्ट होंगे तो साथ में नष्ट होंगे, ठीक है, पैदा हुए तो साथ में पैदा होंगे, ठीक है, साथ में रहेंगे, कभी उनको अलग नहीं कर सकते। ये तो था अवयव और अवयवी का संबंध। अब था गुण और गुणी को कैसे समझेंगे? उष्णता गुण व अग्नि गुणी। तो उष्णता तो क्या हुई? गुण। उष्ण होना मतलब गर्म होना तो क्या हुआ? एक गुण है भाई, गर्म होना। लेकिन गुणी कौन है? अग्नि। अग्नि में उष्णता रहती है, तो अग्नि तो हो गई गुणी और उष्णता क्या हो गया? गुण। इन दोनों को भी अलग कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। अग्नि से उष्णता को पृथक किया गया तो अग्नि का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। जल में शीतलता रहती है, इसी तरीके से अगर मान लो कि जल है, आप तो बोलोगे कि हमने तो गर्म कर दिया जल को, ऐसा नहीं होता, वो तो फिर भारी क्रिया हो गई ना। जल व शीतलता, गंध व पृथ्वी। अब पृथ्वी है तो उसमें गुरुत्वाकर्षण रहेगा, कभी अलग नहीं कर सकते हो। जल है तो उसमें क्या शीतलता रहेगी। ये शीतलता क्यों बोली? क्योंकि अपने बॉडी के टेम्परेचर से हमेशा जल ठंडा ही रहता है। क्रिया एंड द्रव, मैं जितनी भी एग्जाम्पल पहले समझा रहा हूँ वो एग्जाम्पल वापस रिपीट हो रहे हैं सारे। क्रिया व द्रव, गति तो हो गई क्रिया, चलना फिरना दौड़ना ये सब क्रिया ही तो है, तो गति हो गई क्रिया। द्रव क्या हो गया? वायु। क्रिया द्रव के आश्रय में ही रहती है, क्रिया द्रव के आश्रय में रहती है। जो अपन ने फोर्थ पॉइंट था ना कि आधार का आद्य रहकर ही रहती है, वही बात है कि क्रिया द्रव के आश्रय में ही रहती है। जैसे कि वायु है, वायु के अंदर ही तो चंचलता है। ऐसे थोड़ी है कि भाई चंचलता के अंदर वायु है, नहीं, ऐसा नहीं है। वायु के अंदर ही चंचलता है, उसके अंदर आश्रय रहता है, कोई द्रव है, वायु है। तो गुण आप समझो, गुण किसके अंदर रहता है? द्रव के अंदर। तो द्रव क्या हो गई? वायु। वायु के अंदर कौन सा गुण है? चंचलता का। सिंपल सी बात है, इनको कभी अलग नहीं कर सकते, ये हमेशा साथ रहते हैं, वही समवाय संबंध है। पाचन क्रिया का पाचक द्रव, क्लेदन का कप। कैसे समझो कि भाई कोई भी द्रव पाचन कर रहा है, मतलब जैसे कि अपन त्रिकटु खा रहे हैं, ठीक है, कुछ भी काली मिर्च ऐसी मतलब उष्णता वाले ऐसे द्रव कर रहे हैं जिससे कि जठराग्नि बढ़ेगी, तो मतलब ये होगी पाचन। पाचन क्रिया करने वाले किसके अंदर रहेंगे? जो गुण, ये पाचन क्रिया वाले जो गुण हैं जो पाचन क्रिया को बढ़ाते हैं, वो पाचक द्रवों के अंदर ही तो रहेंगे, कोई दूसरे द्रव थोड़ी आएंगे। तो सिंपल सी बात है, ये क्या कौन सा उदाहरण है? क्रिया और द्रव का जो समवाय संबंध है ये बता रहा है ये। क्लेदन, क्लेदन क्या है? एक तरीके से कफ का गुण है। कफ क्या हो गया? द्रव हो गया। तो द्रव के अंदर क्या रहता है? गुण रहता है। देखो जितनी भी अपन ने स्टडी किया है, द्रव से लेके यहाँ तक समवाय संबंध तक सारी नॉलेज काम में आ रही है। अब कर्म आपने पढ़ा, कर्म भी काम आ रहा है। गुण आपने पढ़ा, गुण भी काम आ रहा है। द्रव आपने पढ़ा, द्रव भी काम आ रहा है। तभी तो सिस्टमेटिक तरीके से जमाया सिलेबस को। ऐसे ही थोड़ी है कि भाई कभी भी कुछ भी रख दिया हो।
तो क्लेदन, क्लेदन क्या है? गुण है। तो गुण किसके अंदर रहता है? द्रव के अंदर। द्रव क्या है? कप दोष। तो क्लेदन कप, मतलब अगर मान लो क्लेदन हो रहा है तो सिंपल सी बात यह है कप दोष वाले द्रव काम कर रहे हैं। इन दोनों में समवाय संबंध है, तभी तो ऐसा हो रहा है। समवाय संबंध नहीं होता तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ऐसे थोड़ी है कि भाई चेंज हो सकता रहता है। तो औषधि का क्या बोलते हैं? औषधि निर्धारण ही नहीं हो पाता। अगर मान लो ऐसे गुण चेंज हो जाए, क्रिया चेंज हो जाए किसी की, जैसे वायु में क्रिया को हटा दिया, कप से अपने गुण चेंज कर दिए, तो औषधि का फॉर्मेशन नहीं हो सकता। फिर अपन को ये स्थायी मानना पड़ता है कि समवाय संबंध से ये इसमें कभी चेंज नहीं होगा। अभी अपन ने औषधि बनाई, ठीक है, च्यवनप्राश बना रहे हैं इस समय, सभी च्यवनप्राश खा रहे हैं सर्दियों के टाइम पे, तो उनमें जो औषधियाँ फिक्स हैं, जो गुण है फिक्स हैं, उन्हीं के बेस पे तो च्यवनप्राश बना रहे हैं। अपन ऐसा बोले कि भाई हमने तो ऐसा प्रोसेस किया, इनको चेंज कर दिया सारे गुणों को, एक ही औषधि है उसी में चेंज कर करके चेंज कर करके चेंज कर करके चेंज कर करके सारे सिस्टम में पूरी एनवायरनमेंट ही चेंज कर दिया। नहीं, ऐसे औषधि का फॉर्मेशन होगा ही नहीं। अगर मान लो ऐसे आप औषधि में चेंज कर सकते हो गुण, तो फिर दूसरी चीज़ भी ऑटोमेटिक चेंज हो जाएंगी। लेकिन जो चीज़ समवाय संबंध से है वो कभी चेंज नहीं होगी। औषधि में समवाय संबंध इसलिए जरूरी है क्योंकि औषधि का निर्धारण हो सके। जाति और व्यक्ति कैसे? मनुष्यत्व और मनुष्य। मनुष्य क्या हो गया? एक तरीके से व्यक्ति हो गया। जाति क्या हो गई? मनुष्यत्व। अब इसको कभी अलग कर सकते हैं क्या? नहीं। तो समवाय का मतलब क्या समझे अब तक? जितने भी एग्जाम्पल समझे कि कभी जिनको अलग नहीं किया जा सके, आप चाहकर भी जिनको अलग नहीं कर सकते, वो होता है समवाय संबंध, अपृथकत्व भाव। ठीक है। मनुष्यत्व और मनुष्य तो क्या हो गई? मनुष्यत्व हो गई जाति, मनुष्य हो गया, मनुष्य क्या हो गया? व्यक्ति। इन दोनों में जो संबंध है वो कभी अलग नहीं हो सकता। जैसे वही दुग्ध और दुग्धत्व, अन्न अनत्व, फल फलत्व, कभी अलग नहीं कर सकते आप। अब देखो विशेष और नित्य, परमाणुओं में उपस्थित विशेष और परमाणु। जैसे कि कोई द्रव्य नित्य है, नित्य नहीं जो कभी उत्पन्न ना हो, कभी नष्ट हुआ ना हुआ, ठीक है। परमाणुओं में उपस्थित विशेष और परमाणु, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि विशेष और नित्य, कि विशेष परमाणु की वजह से ही तो नित्य रहता है। जैसे कि कोई भी परमाणु मान लो, जैसे कि परम परमाणु है, एक तरीके से परमात्मा ब्रह्म रूप है, वो नित्य है। अब आपको ऐसे थोड़ी है कि उसमें कुछ चेंजेस हो जाएगा, नहीं, निर्विकार है, ईश्वर रूप है, वो कभी चेंज नहीं होगा, वैसे के वैसे रहेंगे, दोनों में साथ, एक तरीके से साथ रहेगी वो। तो विशेष और नित्य, परमाणु में उपस्थित विशेष और परमाणु, इसको समझने के लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मैं आपको एक ही बात बताई, 100 बातों की एक बात, कि समवाय संबंध वह संबंध है जिसमें दो पदार्थों को कभी अलग नहीं किया जा सकता। वो साथ उत्पन्न होते हैं, साथ रहते हैं, साथ ही नष्ट होते हैं। अगर मान लो नष्ट को अपन नहीं लिख सकते, क्योंकि अब इसको नित्य बोला ना, तो इसका मतलब ये है कि नष्ट नहीं होंगे। लेकिन अगर मान लो पदार्थ द्रव्य नष्ट हो गया तो फिर अस्तित्व नहीं बचेगा। जैसे कि किताब ही नष्ट हो गई तो पन्ने कहाँ से बचेंगे, जैसे मनुष्य ही खत्म हो गया तो मनुष्यता कहाँ से बचेगी, औरों में तो बचेगी, ऐसी बात नहीं पूरी प्रजाति, लेकिन उस मनुष्य के साथ जो संबंध था वो तो खत्म हो गया ना। तो ऐसे बहुत मतलब कंट्रोवर्शियल नहीं बोल सकते इसको, बहुत सिस्टमेटिकली समझना पड़ेगा। थोड़े जो नियम कायदे थे उनसे ऊपर सोच के, ऊपर से उठकर उनको सोचना पड़ेगा, अपने नजरिए से नहीं, उन आचार्यों की नज़रों से सोचना पड़ेगा कि उन्होंने ऐसा क्यों बोला। देखो परिभाषा में बताया गया था, जो लक्षण थे ना, वो लक्षण तो समझ में आ गया कि आपको पृथक नहीं, जो मतलब साथ साथ में रहते हैं उन्हें कभी पृथक नहीं किया जाता, वो पहला तो समझ में आ गया आपको, ठीक है। लेकिन दूसरा था ना, जो कभी उत्पन्न ना हुआ हो और ना ही कभी नष्ट हुआ हो, इसका मीनिंग यही है, मैं जब से यही समझाना चाह रहा हूँ कि ऐसा नहीं हो कि आपको दिख रहा हो संबंध उत्पन्न होता हुआ, नहीं, वो नेचुरली होता है, शुरू से ही होता है। उत्पन्न होता हुआ दिख रहा हो तो वो समवाय संबंध नहीं है। आप ऐसे थोड़ी बोल रहे हो अग्नि में उष्णता, देखो 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 वो छोटी सी उष्णता आने स्टार्ट हो गई। अगर अग्नि भी छोटी सी है ना, जरा सी है, तो उष्णता भी छोटी सी होगी, आपको दिखेगी नहीं। तो इसलिए बोला कि ना कभी जन्मा हो और ना ही कभी नष्ट हुआ हो। तो नष्ट इसलिए बोला है, अगर मान लो ऐसा लगे कि देखो उष्णता खत्म हो गई लेकिन अग्नि है, ऐसा भी नहीं है। अगर अग्नि समाप्त है, द्रव समाप्त हो रहा है, तो उष्णता भी समाप्त हो रही है। तो इसलिए बोला है कि ना कभी उत्पन्न होगा ना कभी नष्ट होगा, मतलब ऑटोमेटिक नेचुरली वो द्रव के साथ कनेक्टेड है।
इसलिए बोला था कि दो जो गुण थे शुरुआत में, अपृथकत्व और जो ना कभी नित्य वाला, जो ना कभी उत्पन्न हुआ ना कभी नष्ट हुआ, इस तरीके से इसको समझो। और ये दोनों गुण थे ना शुरुआत वाले, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप समझोगे, अभी एक और समझेंगे अपन, संयोग को समझेंगे। आगे बढ़ना, देखो ये रहा समवाय और संयोग। अब आप समझो इस चीज को यहाँ पे कि दो सर्वदा एक साथ रहने वाली अयूत सिद्ध वस्तुओं के मध्य। देखो यहाँ पे वस्तु तो एक ही है, लेकिन इसमें क्या क्या बोल दिया इसको, द्रव्य गुण, उस जो अपन ने कर्म स्टडी किए हैं, अपन ने गुण स्टडी किए हैं, उन्हीं को अलग अलग वस्तु मान लिए इन्होंने। जैसे कि मनुष्य तो मानसता से जोड़ दिया, पृथ्वी को गुरुता से जोड़ दिया, गुणों से जोड़ दिया। पृथ्वी तो एक ही है लेकिन उसको गुण से जोड़ दिया। तो एक्चुअली में अपनी आंखों से, बाहरी आंखों से देखेंगे तो एक्चुअली वो एक ही है, लेकिन यहाँ पे दो सर्वदा एक साथ रहने वाली अयूत सिद्ध वस्तुओं के मध्य। जैसे कि अपन ने बुक का एग्जाम्पल लिया, अपन ने जैसे कि दूध, दूध का एग्जाम्पल, दूध से दुग्ध लिया, अन्न से अनत्व लिया, फल से फलत्व लिया, ठीक है, घड़े, मिट्टी का घड़े से लिया, ठीक है, इस तरीके से किताब का पन्नों से लिया। वस्तु तो एक ही है, जैसे गुण का देख लिया, कभी क्रिया का देख लिया, कभी परमाणु को देख लिया, कभी विशेष का देख लिया। तो सिंपल सी बात यह है, जो सर्वदा एक साथ रहने वाली, हमेशा एक साथ रहने वाली वस्तुओं के मध्य। अगर आप एक को नष्ट करोगे तो ऑटोमेटिक दूसरे, आप एक को नष्ट करने की कोशिश करोगे, जैसे किसी के गुण को नष्ट करने की कोशिश करोगे, द्रव नष्ट होगा। किसी के कर्म को नष्ट करने की कोशिश करोगे, द्रव नष्ट होगा। आप किसी के मान लो कि उष्णता के गुण को नष्ट करने की कोशिश करोगे तो अग्नि खत्म हो जाएगी। तो दो सर्वदा एक साथ रहने वाली अयूत सिद्ध वस्तुओं के मध्य होता है समवाय संबंध, जो कभी आप उसको संबंध उत्पन्न होते हुए नहीं देखोगे और उस संबंध को नष्ट होते हुए नहीं देखोगे। इसलिए बोला है नित्य, जो ना कभी उत्पन्न हुआ हो, जो ना कभी नष्ट हुआ हो। अब आपको समझ में आ गया होगा, आई होप कि सिंपल सी बात है, जो संबंध था उसको ना तो कभी आप उत्पन्न होते देखोगे और ना ही कभी नष्ट होते हुए देखोगे, इसलिए उसको नित्य बोला गया है। अब देखो संयोग क्या होता है। संयोग एक तरह का गुण है। कौन सा गुण है? परादि गुण है। पहले से अलग अलग मूर्त वस्तुओं के मध्य, पहले अलग अलग थी, जैसे कि 2 और 2 कितना हो गया? 4। दो आदमी इधर से आए, 2 आदमी इधर से आए, कितने हो गए? 4। एक हीरो इधर से आया, एक हीरोइन इधर से आए, दोनों का संयोग हुआ, दोनों गले मिल रहे तो क्या हो गया? संयोग। पहले अलग थे लेकिन दोनों मिल गए, संयोग हो गया। आंतरिक संबंध, चिरस्थायी संबंध। समवाय कभी आपने देखा है उत्पन्न होता हुआ कि देखो ये समवाय संबंध बन रहा है, ये कभी अब अलग नहीं होगा। ये चिरस्थायी संबंध होता है, हमेशा के लिए होता है। और आंतरिक संबंध होता है, दिखाई नहीं देता, आंखों से विजिबल नहीं होता, बस इसको महसूस किया जाता है, इसको समझा जा सकता है। किसके लिए? औषधि निर्धारण करने के लिए। लेकिन संयोग बाह्य संबंध और क्षण स्थायी। हीरो और हीरोइन का मिलन क्षण स्थायी होता है, बाद में तो अलग होना ही पड़ता है, तो मम्मी पापा की वजह से या फिर किसी की और की वजह से, ठीक है। और बाह्य संबंध होता है, मतलब एक तरीके से बाहरी, ऐसे नहीं परमानेंट थोड़ी होता है। परमानेंट तो किसका होता है? समवाय संबंध का। ये होता है टेम्परेरी रिलेशन होता है एक तरीके से संयोग। वस्तुओं की किसी भी स्थिति में एक दूसरे से अलग नहीं किया जाता। समवाय का तीसरा पॉइंट देखो, नहीं बस समवाय का तीसरा पॉइंट, मौलिक व सारभूत संबंध। मौलिक व सारभूत संबंध इसलिए बोला गया कि एक तरीके से सब कुछ आंतरिक प्रोसेस है, नेचुरल है, अपना इसमें कोई योगदान नहीं है उसमें वो जो द्रव्य है, वो पदार्थ है, वो क्वालिटी अपने साथ लेके ही पैदा होता है। तो अपन को कभी महसूस नहीं होता, ना कभी दिखता उस चीज़ को। अपन उसके गुणों का, उसके कर्मों का, उसका जो संबंध है उसका यूजफुल बना सकते हैं, मेडिसिन बना के सकते हैं, उसका अच्छा यूजफुल बना सकते हैं। वो अपने ऊपर है किस तरीके से यूज लेना है। लेकिन उस संबंध जो सारभूत संबंध है, सारभूत संबंध है तभी तो समवाय संबंध है, तभी तो अलग नहीं होता। मतलब ही होता तो 2 मिनट में अलग हो जाता ना। तो सिंपल सी बात है कि मौलिक और सारभूत संबंध। तो अपनी दोस्ती को भी समवाय संबंध बनाने की कोशिश करना, जिसके साथ भी दोस्ती हो आपकी, ठीक है। और ये संयोग है ना, आस्मकिक संबंध होता है, मतलब क्षण भर के लिए, थोड़ी देर के लिए हुआ, जब तक साथ रहे ठीक है, बाद में नष्ट। तो ये हो गया आस्मकिक संबंध। एक्सीडेंटली रिएक्शन एक तरीके से दो, मतलब कि अपन बोलते हैं ना केमिकल रिएक्शन होती हैं, एक द्रव को हटा के तीसरा द्रव आ गया जिसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा थी, फिर वो एक साथ एक संयोग बन गया। लेकिन उससे भी ज़्यादा रिएक्टिविटी कोई पदार्थ आ गया तो उसको फिर हटा देगा। केमिस्ट्री आपने सबने स्टडी की है कि भाई कॉपर की जगह जिंक, जिंक की जगह कॉपर आ जाता है, क्यों आ जाता है। आपने क्वेश्चन देखे होंगे 10th में
कि उसकी भाई जो एक्टिविटी था उसकी ज़्यादा थी कॉपर की जिंक की, पहले अब तो भूल गए, बहुत टाइम था। तो वही है, आस्मिक संबंध में यही होता है, संयोग इसी होता है कि उससे ज़्यादा रिएक्टिव कंटेंट उसको मतलब कोई पार्टिकल मिल गया तो उसके साथ संयोग हो जाएगा। वो तो टेम्परेरी है, रिफ्लेक्शन एक तरीके से, परमानेंट थोड़ी है। परमानेंट क्या है? समवाय, और टेम्परेरी क्या है? संयोग। अगला पॉइंट देखो, वस्तुओं के स्वरूप का निर्धारण करता है। समवाय संबंध वस्तुओं के स्वरूप का निर्धारण करता है। जैसे कि अग्नि में उष्णता है, ये एक तरीके से स्थायी टेम्परेरी है। एग्जाम्पल जैसे मनुष्य का स्वरूप। अब जितने भी एग्जाम्पल अपने पढ़े थे, अवयव से अवयवी वाला, गुण गुणी वाला, क्रिया से द्रव्य वाला, और जितने भी अपन ने ये थे ना व्यक्ति और व्यक्तित्व, मतलब व्यक्ति और जाति वाला, जितने भी एग्जाम्पल आप यहाँ लिख सकते हो आराम से, सारे एग्जाम्पल, अगर आपको बढ़ा चढ़ा के लिखना है तो। क्वेश्चन आएगा समवाय और संयोग में क्या डिफरेंस है, तो आपको ये सारणी बनानी है। अब देखो, स्वरूप का निर्धारण नहीं करता। कैसे? पक्षी का वृक्ष पर बैठने से हुआ संयोग। एक एग्जाम्पल दिया छोटा सा, ये भाई पेड़ है, पेड़ पे आके पक्षी बैठ गया, ये तो बाह्य संबंध हुआ ना, क्षण भर के लिए संबंध हुआ ना। जितनी भी देखो ऊपर लाइन है, पहले से अलग अलग थी। मैं आपको इसके एग्जाम्पल से सारी लाइन समझा दूँ। पहले से अलग अलग थे, मोर अलग है, पेड़ अलग है, ठीक है। बाह्य संबंध, मोर पेड़ पे आके बैठा तो बाह्य संबंध हुआ, दोनों भाई टच हुआ, उसकी टहनी को उसने पकड़ा पंजों से, ठीक है। क्षण स्थायी संबंध, जब तक पेड़ पे उसने मोर ने आराम किया 15 मिनट, 1 हॉर्स 2 हॉर्स, ठीक है, रात बिताई पूरी, टेंशन नहीं है, क्षण स्थायी संबंध। फिर वो सुबह उठ के दाना बोने के लिए चुक गया, मतलब एक तरीके से खत्म हो गया। आस्मिक संबंध, आस्मिक संबंध मतलब 4-5 घंटे के लिए संबंध था, वो खत्म हो गया। संयोग द्वारा संबंध वस्तुओं को अलग किया जा सकता है। अलग तो हो ही गया ना, पेड़ यहीं रह गया, मोर उड़ के चला गया। स्वरूप का निर्धारण नहीं करता। स्वरूप थोड़ी है कि अब स्वरूप तभी बनता है जब एक साथ रहता है हमेशा के लिए, तभी तो उसकी बॉडी स्ट्रक्चर तैयार होती, लेकिन वो तो है ही नहीं, क्षण भर के लिए था, आस्मिक था, खत्म हो गया। तो ये संयोग और समवाय में एक तरीके से डिफरेंस है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपको समझने के लिए। एक्चुअली में संयोग क्या है और समवाय क्या है, ताकि आप दोनों इसको कंफ्यूजन ना हो। संयोग को संयोग समझो, समवाय को समवाय समझो। ओके। आयुर्वेद में उपयोगिता किसकी? समवाय की। औषधियों में पाए जाने वाले गुण कर्म समवाय संबंध से सदा उनमें उपस्थित रहते हैं। औषधियां क्या हैं? द्रव्य तो हैं औषधियां। आपने पढ़ा है ना भाई, कारण रूप और कार्य द्रव्य, कारण द्रव्य और कार्य द्रव्य, ठीक है। तो कार्य द्रव्यों में तो आती हैं औषधियां। तो औषधियों में पाए जाने वाले, अब औषधियों में क्या पाए जाएंगे, क्योंकि गुण और कर्म किस में पाए जाते हैं? द्रव्यों में। तो द्रव्य क्या है? औषधि। औषधियों में पाए जाएंगे गुण और कर्म, जिनकी वजह से अपन ठीक होते हैं। औषधियों में पाए जाने वाले गुण व कर्म समवाय संबंध से सदा उनमें उपस्थित रहते हैं। अगर वो उपस्थित नहीं होते ना, तो कोई भी मेडिसिन बन ही नहीं पाती। वो संबंध में रहते हैं। अतः रोग प्रवेशन की दृष्टि से, मतलब रोग को ठीक करने की दृष्टि से उनका उपयोग लाभदायक होता है। सिंपल सी बात है, गुण और कर्म जैसी औषधि अपन सेवन करेंगे गुण और कर्मों से, तो रोग ठीक होगा। तो आगे लिखा है कि समवाय संबंध द्वारा उपस्थित गुणों के कारण औषधों का प्रयोग किया जाता है। अगर मान लो कि समवाय संबंध नहीं होता, मान लो कि समवाय संबंध नहीं होता औषधियों के साथ गुण और कर्म का, तो औषधि लेते रहो, द्रव्य लेते रहो, गुण तो है ही नहीं, कर्म तो है ही नहीं उसमें, तो क्या ठीक होगा? रोग नहीं होगा। समवाय संबंध, अगर मान लो कि आप औषधि द्रव्य का सेवन कर रहे हो, तो स्पेशली बात है आप उसके गुण और कर्मों का भी सेवन कर रहे हो, क्योंकि उसमें समवाय संबंध से द्रव्य में गुण और कर्म रहते हैं। अपन ये मान के चलते हैं हमेशा कि आप मान लो कि अपन तभी तो बोलते हैं कि हमेशा नेचुरल चीज खाओ, जिसमें क्योंकि गुण और कर्म अच्छे होते हैं, नेचुरली होते हैं। अब मान लो कि कोई कंपनी बना रही है, मतलब कृत्रिम भी तो बनाते हैं आजकल। कृत्रिम में क्या होता है, जो क्वालिटी होती है ना, स्टैंडर्ड ऑफ मानक जो नेचुरल में होता है, वो नहीं मिल पाता, तो औषधियाँ काम नहीं करती इसी वजह से। तो नेचुरल औषधियों को ज़्यादा यूज करना चाहिए। शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए समवाय संबंध रूप आहार द्रव्यों का प्रयोग किया जाता है। समवाय संबंध द्रव्य शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए कैसे? जैसे कि बॉडी की रिक्वायरमेंट है, अपनी बॉडी मान लो ग्रोथ फेज में कि बढ़ रही है, अपन किशोर अवस्था में, युवा अवस्था में, तो अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है क्या कि आपको मसल्स भी बना रही हैं, जिम भी करने हैं, आपको दौड़ भी लगानी है, एक्स्ट्रा पढ़ने हुई है, और आपकी जो हेल्थ है बॉडी उसका ध्यान भी रखना, सब कुछ। तो शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए आपको चाहिए
ऐसी औषधियाँ, ऐसे द्रव जो आपके शरीर को फिजिकल तत्व एक तरीके से ठीक कर सके, जो जरूरत है उसको पूरी कर सके। तो उसके लिए क्या चाहिए? द्रव चाहिए। द्रव आपको ऐसा सेवन करोगे जैसे कि किसी व्यक्ति को ब्रह्म रसायन खाना है, मेद रसायन खाना है ताकि माइंड की कैपेसिटी बढ़ सके, किसी व्यक्ति को प्रोटीन मसल्स बनानी है, मांस बढ़ाना है, तो ऐसे द्रवों का सेवन करो जिसमें ऐसे गुण और कर्म हो जिससे मांस बनता हो, प्रोटीन बनता हो, शरीर में मसल्स बनता हो। तो आप किस तरीके से डिसाइड करोगे कि अपन को पता है कि ये गुण खाना है, अपन को ये कर्म करना है, लेकिन ऐसे द्रव्य तो सेवन करने पड़ेंगे। तो आपको ऐसे द्रव्य चुनोगे जिसमें समवाय संबंध से वो सारी चीजें हों, इसलिए अपना स्वस्थ रहेगा शरीर। समवाय के आधार पर द्रव्य में उनके गुणों को निर्धारित मानकर तदनुसार व्यवहार किया जाता है। देखो उसकी कितनी अच्छी लाइन आई है, समवाय के आधार पर ही, कि समवाय है अपन ऐसा मानते हुए, ठीक है, के आधार पर द्रव्यों में उनके गुणों को, कि जो द्रव्य में गुण है ना, जैसे कि भाई अग्नि में उष्णता का गुण है, ये मानते हुए बात में जो गुण है, तत्त रुक्षो लघु शीतो खर सूक्ष्म च अनिल है, जो बात के गुण हैं, ठीक है, दोष के जो गुण हैं, पित्त के जो गुण हैं, उनको निश्चित मान करके, ठीक है, निश्चित मानकर तद अनुसार व्यवहार किया जाता है। तो उसी को निश्चित मानकर अपन ऐसी ही औषधियां देते हैं, ऐसा ही ट्रीटमेंट करते हैं। चाहे धातु हो या खनिज हो या वनस्पति, ये सब समवाय संबंध द्वारा ही कर्म करते हैं। तो ये है कि मतलब कोई भी हो, चाहे धातु हो, खनिज हो, वनस्पतियां, मतलब जो भी हो, ये सब किस में आते हैं? कार्य द्रव्यों में आते हैं। धातु, खनिज, वनस्पति, ये सब। तो उनमें जो भी कर्म गुण होगा वो समवाय संबंध से निहित होगा, वो अपना कार्य करेगा, 100% करेगा, सिस्टमेटिक तरीके से करेगा, क्योंकि उसका नेचुरल है, कभी उसको अलग नहीं कर सकते, ना कभी उसको नष्ट कर सकते। क्योंकि जो संबंध था ना, वो ना अपन ने पैदा होते हुए देखा, ना कभी उसको नष्ट होते हुए देखेंगे, वही समवाय संबंध है। क्लियर? ये हो गई आपकी पदार्थ विज्ञान का प्रथम पेपर कंप्लीट। ठीक है, अपना सिलेबस पूर्ण हो जाना चाहिए था अब तक, इतना टाइम में तो, लेकिन अपना पेपर हुआ एक कंप्लीट, क्योंकि मैंने बिल्कुल जल्दी नहीं की, बिल्कुल स्लोली आराम से पढ़ाया, बिल्कुल धीरे धीरे, कोई जल्दीबाजी नहीं की। ठीक है, तो आज की क्लास का होता है डी एंड, कल स्टार्ट करेंगे सेकंड पेपर। थैंक यू।